नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम लोग गुजरात के गांधीनगर में हैं, जो कि चुनाव क्षेत्र है देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह का, जो कि आज हमारे साथ आज तक और इंडिया टुडे पे खास मेहमान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने अपने चुनाव क्षेत्र में एक बड़ी रैली की, रोड शो किया, काफी लोग आए। मैं जानना चाहता हूं शुरुआत में अमित जी कि आपने 2014 और 2019 दोनों का चुनाव देखा। ये जो मोदी जी का तीसरा चुनाव है, अब तक जो आपने दो चुनाव लड़े और लड़ाए हैं, उसमें और इसमें आप क्या फर्क पाते हैं, कैसे अलग है? देखिए राहुल जी, पहली बार आजादी के बाद देश में एक ऐसा नेता जनता के सामने आया है जिसके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा है। 10 साल में मोदी जी ने सबसे बड़ा अगर डेमोक्रेसी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो राजनेताओं के वादों पर जनता का भरोसा कायम करने का काम किया है। पहले प्राय जनता मान चुकी थी कि चुनाव के वक्त राजनेता बोलते हैं, अब छोड़ो भाई, क्या हिसाब पूछना है, तो बोलते हैं चुनाव में। मगर आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं और रिकॉर्ड के आधार पर कह सकता हूं, 14 से 24 में भारतीय जनता पार्टी के सारे वादे हम समाप्त कर कर 24 में मैंडेट मांगने के लिए जा रहे हैं। ये 10 साल में देश को भ्रष्टाचार की गर्त से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 30 साल के अस्थिरता के शासन के अंदर जो सरकारें बनी मिली जुली, उस वक्त भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा और यूपीए की 10 साल की सरकार ने तो सारी हदें ही पार कर दी। 12 लाख करोड़ के गप्पे घोटाले भ्रष्टाचार हुए। 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 23 साल से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। हमारे विरोधी भी 25 पैसे का आरोप नरेंद्र मोदी पर नहीं लगा पाए। इसके साथ साथ देश के 80 करोड़ गरीबों को पहली बार आत्मविश्वास आया है कि चुनाव में मेरे स्टेक है। पहले इनकी गेस्ट आर्टिस्ट की भूमिका होती थी, इनके स्टेक नहीं होते थे। आज उसको घर मिल रहा है, बिजली मिली है, घर में पानी मिला है, शौचालय मिला है, गरीब को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, 5 लाख तक की सारी सुविधाएं मिल रही है, नल से जल मिल गया है। इसके मन में एक आशा का संचार हुआ है कि चुनाव मेरे लिए भी सार्थक प्रक्रिया हो सकती है और पूरी 80 करोड़ गरीबों की एक बहुत बड़ी जाति नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ गई। तो इस चुनाव में देश की जनता, मोदी जी ने जो कहा था, जब देश की आजादी के 100 साल होंगे तब ये देश पूर्ण विकसित होगा, आत्मनिर्भर होगा और महान भारत बनकर रहेगा। देश की जनता ये नींव डालने के लिए 2024 के चुनाव में मोदी जी को 14 और 19 से बड़े बहुमत के साथ जिताने के लिए तैयार बैठी। दुनिया के बाकी देशों में जो बड़े लोकप्रिय नेता थे, टोनी ब्लेयर हो, मार्गरेट थैचर हो, जब उनके 10 साल पूरे हुए तब तक काफी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बन गई और उनके लिए उनका तीसरा चुनाव काफी मुश्किल था। क्या आप मानते हैं कि लाजमी तौर पे 2 बार सरकार में रहने के बाद एक लेवल की एक एंटी इनकम्बेंसी बनती है, जो 2019 में शायद नहीं थी? जैसे प्राइस राइज हो, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार या कीमतों का मुद्दा हो, वहां पे थोड़ी सुगबुगाहट है समाज में, जो कि 5 साल पहले शायद नहीं। देखिए, सुगबुगाहट और रोष 2 चीजें अलग होती हैं। आज सिर्फ मोदी का नाम लेने से जनता की बाहें खिल जाती हैं। मैंने अनुभव किया है, चाहे पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, अटूट भरोसा मैंने नरेंद्र मोदी के वचन पर, इसकी गारंटी पर जनता का देखा है। कहीं पर कोई दूर दूर तक दूरबीन लेकर भी एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही है। पूरा देश एक मुश्त होकर मोदी जी को फिर से चुनने के लिए तैयार है। मैं आपको बताता हूं, 14 में हम 272 थे, 19 में 300 हुए, इस बार हम 370 पार करेंगे, एनडीए 400 पार करेगा।
क्या आप ये मानेंगे कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आपके स्थानीय एमपी से बहुत ज्यादा है? एक टाइम था जब भारत की क्रिकेट टीम की पूरी निर्भरता सचिन तेंदुलकर पे थी कि जब तक तेंदुलकर है तब तक इंडिया जीत रही है। ऐसा है राहुल भाई, आपका इवेल्यूशन खराब हो जाएगा। क्रिकेट की इस देश की गंभीर राजनीति से कभी तुलना नहीं करते हैं भाई। हमेशा नेता एक ही होता है। पार्टी की आइडियोलॉजी और पार्टी के विजन के जमीन पर उतारने का काम नेतृत्व का होता है। नरेंद्र मोदी जी हमारे पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं से उठकर इस देश के विश्व के इतने बड़े नेता बने हैं। नेता के नेतृत्व में ही पार्टी अपने वादों को पूरा करती है। नेता के नेतृत्व से ही पार्टी अपने आइडियोलॉजी में उचित बदलाव करती है। नेता के नेतृत्व में ही पार्टी अपने लक्ष्य तय करती है। और जब नेता लक्ष्य तय करता है, नेता आइडियोलॉजी की व्याख्या करता है, इसके साथ बाकी सारे लोग जुड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि हमने जो कहा वो किया, ऐसे में भाजपा का संकल्प पत्र बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जो आप कह रहे हो अगर आपकी सरकार बनती है तो उसका आंकलन करने की जरूरत है। इस दफा आपने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा। मैं जानना चाहता हूं कि जैसे आपने उत्तराखंड से स्टार्ट किया, आप स्टेट बाय स्टेट जाएंगे या अगर आपकी फिर से सरकार बनती है तो एक नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पे पार्लियामेंट में एक बिल लेके आए? पहले एक बात समझ लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है। जब संविधान की रचना हो रही थी, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पर डिटेल बहस की है और उस वक्त उन्होंने ये तो स्वीकारा कि देश के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, परंतु उस वक्त उचित समय नहीं लगा। तो अनुच्छेद 44 में संविधान के भाग 4 यानी डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर इन्होंने देश के विधानमंडल और संसद को कहा है कि उचित समय पर पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का यह देश प्रयास करेगा। अब मैं ये वादा देश की संविधान सभा का, देश के संविधान का देश को है और एक गाइडेंस भी है। एक प्रकार से कांग्रेस उससे वोट बैंक के कारण बिखर रही है कि नहीं होना चाहिए। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब से हम कहते हैं कि इस देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, भारत में भी होना चाहिए और अब समय आ गया है कि पूरे भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। दूसरा सवाल आपका कि कैसे होगा, अभी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया है। इसकी सोशल, जुडिशियल और पार्लियामेंट्री दृष्टि से भी एक स्क्रूटिनी होनी है, इस पर बहस होनी है। हमने हमारे घोषणा पत्र में संकल्प भी रखा है, तो इसके बाद तुरंत बहस चालू होगी। परंतु भारतीय जनता पार्टी फर्मली मानती है रास्ता जो होगा वो होगा। हम देश में पूर्णतया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। और आपके विरोधी बोलेंगे कि आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप यूसीसी लेके आए हैं। राहुल भाई, विरोधियों का दलील आप मेरे सामने रख रहे हो, मुझे समझाओ जरा, ध्रुवीकरण कैसे होता है? एक पंथ निरपेक्ष देश के अंदर सभी पंथ के अनुयायियों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यही तो पंथ निरपेक्षता की सबसे बड़ी लक्षण है। कांग्रेस ध्रुवीकरण से नहीं डरती है, तुष्टीकरण कर कर बचा खुचा जो उनका वोट बैंक बचा है उसको कंसोलिडेट करना चाहती है। क्या देश आज शरिया के आधार पर चलना चाहिए? पर्सनल लॉ के आधार पर चलना चाहिए? कभी नहीं चला है देश। दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पर्सनल लॉज नहीं है। क्यों भारत में हो? क्योंकि आपको वोट चाहिए। कई मुस्लिम कंट्रीज भी शरिया के अनुसार नहीं चलते, आगे निकल गया है जमाना। अब भारत में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। सर, आपका दूसरा वादा है वन नेशन वन इलेक्शन का। क्या यह माना जाए कि अगला जो लोकसभा चुनाव है 2029 का, वो वन नेशन वन इलेक्शन के साथ होगा? कि इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इसको? देखिए, मैं आपको बताता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया विचार नहीं है। ये देश में 2 दशकों तक वन नेशन वन इलेक्शन चला है।
57 के चुनाव में 7 विधानसभा के चुनाव अलग थे, तो सर्कुलर कर चुनाव आयोग ने प्रीपोन कराकर एक साथ कर लिए थे। ये कोई नई बात नहीं है। ये तो गड़बड़ कहां हुई, 71 में इंदिरा जी ने मध्यावधि चुनाव आमंत्रित कर दिया, तो सारे चुनाव के कार्यक्रम मिसमैच हो गए। देश की जनता को तय करना है कि हम कह रहे हैं कि इस देश में सारी विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव एक साथ होना चाहिए। मोदी जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने एक कमेटी बनाई, तत्कालीन राष्ट्रपति हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब की अध्यक्षता में कमेटी ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट की सिफारिश है कि इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। ढेर सारे लोगों से, पॉलिटिकल पार्टियों को कंसल्ट किया, लगभग 47 राजनीतिक दलों को कंसल्ट किया गया, सिर्फ 15 ने विरोध किया, 32 ने कहा कि करना चाहिए। ढेर सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को कंसल्ट किया गया, कानूनविदों को कंसल्टेड किए, कई गवर्नर, एक्स गवर्नर आकर मिले हैं, कई अर्थशास्त्री आकर मिले हैं। इन्होंने कहा है कि देश में एक इलेक्टोरल रोल होना चाहिए, एक साथ चुनाव होना चाहिए, और चुनाव 5 साल होने के बाद बाकी के 5 साल देश के विकास में ही लगाना चाहिए। रोज चुनाव कर देश का फायदा नहीं पर है। आपके विरोधी कहेंगे कि आप चूंकि सेंट्रली पावरफुल हैं, क्योंकि आपका केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है, इसलिए आप लोकल इलेक्शंस को भी नेशनलाइज करना चाहते हैं कि वो मोदी जी या जो भी सेंट्रल लीडरशिप है उसकी छत्रछाया में आप लोकल इश्यूज को भी एक कर लें। बिल्कुल बेतुकी आर्गुमेंट है। 14 और 19 में कई राज्य ऐसे हैं जिसमें लोकसभा में हमें 15% वोट ज्यादा मिला, विधानसभा में नहीं मिला है। क्या इस देश की जनता को आप इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? बेवकूफ है जनता, क्षीण नीर करना चाहती है। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं, साथ में अलग आपकी तो कोई जगह ही नहीं, काहे को विरोध कर रहे हो भाई? आपके लिए स्पेस ही नहीं बचा है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इतना बड़ा सुधार क्यों रोक रहे हो भाई? इस देश में कई बार मानो राजीव गांधी जी को पूरा बहुमत मिला, मॉरल ग्राउंड पर हेगड़े साहब ने इस्तीफा दे दिया, 28 की 28 सीटें कांग्रेस स्वीप कर गई। कांग्रेस, हेगड़े साहब ने इस्तीफा दे दिया, फिर असेंबली का चुनाव आया, फिर हेगड़े स्वीप कर गए। जनता को मालूम है ऊपर किसको वोट देना है, नीचे किसको वोट देना है। 2 बैलेट बॉक्स अलग होंगे, 2 जगह अलग प्रत्याशी होंगे, 2 जगह अलग प्रकार की चुनाव घोषणा पत्र होगा। कैसे कंफ्यूजन होता है? सिर्फ चुनाव का खर्चा, आचार संहिता के कारण विकास के कामों में बाधा और जनता का समय व्यय न हो, और इतना खर्चीला चुनाव होता जाता है। मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में हमने इस पर कभी न कभी चिंता करनी चाहिए। 29 का चुनाव होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन? हमने तो हमारे घोषणा पत्र में रखा है, हम जरूर चाहेंगे कि ये देश 1 नेशन 1 इलेक्शन में आए, इस देश में यूसीसी आए। सर, आपके घोषणा पत्र में क्या है वो तो अहम है, ये भी अहम है कि क्या नहीं है। जैसे कि नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन्स, एनआरसी जो है वो इस बार आपने मेंशन नहीं की, तो उसकी चूंकि वो मेंशन नहीं है, उसको देख के मैं सोच रहा हूं कि क्या सोच रहे हैं आप एनआरसी के बारे में? देखिए, अभी हमने सीए लाया है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि सीए को अच्छे तरीके से देश में इंप्लीमेंट किया जाए, और जो करोड़ों शरणार्थी हिंदू, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन पड़ोसी देशों से आए हैं, धार्मिक प्रताड़ना को सहन कर, वो सभी को नागरिकता दी जाए, सम्मान दी जाए, उनको देश में सेटल कर दिया जाए। ये प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया है, ये होगी, उस पर बाद में बहस होगी। अभी एजेंडा नहीं है, 5 साल में एजेंडा हमारे घोषणा पत्र में अभी नहीं है। सर, इस बात पर बड़ी बहस चल रही है कि बीजेपी बार बार 370 सीटों का जिक्र क्यों कर रही है। कुछ आपके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बातें भी ऐसी बोली कि अगर हमें 370 आ गए तो संविधान बदलने की जरूरत है, क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं। आप देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के अहम स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ये जो सवाल उठता है कि अगर इतना बड़ा बहुमत आ गया तो क्या बीजेपी कुछ संविधान? आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो भाई, राहुल जी के सवाल मुझ पर ऐसे सीधे लॉन्च कर देते हो। 10 साल से हमारे पास बहुमत है या नहीं? 2014 में हमारे पास 272 सीटें थी, अभी 300 सीटें हैं, और दोनों बार एनडीए मिलाकर संविधान बदलने का भी ताकत है। हमने हमारे बहुमत का उपयोग 370 हटाने में किया, सीएए लाने में किया, ट्रिपल तलाक समाप्त करने में किया है।
हमने एक कांग्रेस जो प्रच्छन्न रूप से कहना चाहती है कि हम आरक्षण हटा देंगे, इसके लिए हमने उपयोग नहीं किया है, न करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का वादा है, न हम आरक्षण हटाएंगे, न कांग्रेस हटाना चाहती है तो न हटाने देंगे। वो कहते हैं कि शायद सेक्युलर शब्द भी आप हटा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। भाई ऐसा है, सेक्युलर शब्द हटाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। इस देश को पंथ निरपेक्ष बनाने का सबसे बड़ा आग्रह भारतीय जनता पार्टी का है, इसीलिए तो हम यूसीसी ला रहे हैं। वो शरिया के आधार पर देश चलाने का कह रहे हैं, उनको जरा सेक्युलर बनने की जरूरत है, हमें नहीं है। हम तो कह रहे हैं इस देश के कानून धर्म के आधार पर होना चाहिए। और देखिए कितने सिलेक्टिव है। यूसीसी चाहिए, किस चीज में चाहिए? 4 शादी करने के लिए चाहिए। तो अगर पर्सनल लॉ लाना है, शरिया के आधार पर चलना है, तो चोरी के लिए हाथ काटना क्यों एक्सेप्ट नहीं है भाई आपको? देशद्रोह के लिए ऊंट की चमड़ी के साथ सिलकर देश भर में पत्थर मारकर मारने की सजा क्यों आपको? अगर लाना है तो पूरा लाओ, हिम्मत नहीं है इनमें। ये क्या हमें पंथ निरपेक्षता सिखाएंगे? जो पार्टी पर्सनल लॉ की बात करती है, अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को लाने की बात करती है, वो पंथ निरपेक्ष मानी जाएगी क्या? आपकी जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी को पूछने की कि क्या पंथ निरपेक्षता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर आप देश को चलाना चाहते हैं? हम कह रहे हैं कि इस देश में पंथ निरपेक्षता होनी चाहिए, यूसीसी होना चाहिए। सर, बार बार पीएम बोल रहे हैं कि बड़े फैसले लिए जाएंगे जब हमारी सरकार आएगी, बड़े। उसके बाद अब सब सोच रहे हैं कि बड़ा फैसला जो आपने अनाउंस कर दिया वो तो ठीक है, उसके अलावा आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं, किस तरह के बड़े फैसले आपके जहन में? देखिए, बड़े फैसले मोदी जी ने लेने के कहा नहीं है, लिया है। मोदी जी ने जीएसटी लाया, मोदी जी ने 370 हटाया, मोदी जी के समय में ही राम जन्मभूमि बना, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाया, मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन लाया, मोदी जी ने अपसपा होते हुए भी उठाने का निर्णय किया, मोदी जी ने ही इस देश के अंदर नोटबंदी की, मोदी जी ने ही इस देश के अंदर लॉकडाउन लगाकर देश को कोरोना से बचाया। ढेर सारे बड़े फैसले दिए। आगे क्या लेंगे? ये तो पीछे के नहीं, आगे फैसले हमने हमारे घोषणा पत्र में लिखाई है कि हम यूसीसी लाएंगे, देश को तीसरी अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन लाएंगे, 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, 70 साल के हर बुजुर्ग को दवाइयों के खर्चे से हम मुक्त कर देंगे, 3 करोड़ नए घर बनाएंगे, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले हर परिवार को घर देने का हमने वादा किया है, उज्ज्वला का कनेक्शन दे दिया, अब हर घर में पाइप से गैस पहुंचाना है, बाकी बचे हुए घरों में नल से जल पहुंचाना है, हर घर पर पीएम सूर्य घर योजना लागू कर उसको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल से मुक्त कराना है, और 3 करोड़ गरीब महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। ये कोई छोटी चीजें नहीं है। कांग्रेस पार्टी 70 साल में इतना नहीं कर पाई जो हमने 5 साल का वादा किया है, और हमने जो 10 साल में किया है वो कांग्रेस पार्टी 55 साल में नहीं कर पाई। इन्होंने सिर्फ गरीबी हटाने का नारा दिया, मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का।